कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 की गणित की कक्षा पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं अपने शुरू करने जा रहे हैं। परिमेय संख्याओं का अर्थ जो है वो सबको पता है। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं देखो, पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक संख्याएँ और प्राकृत संख्याएँ, ये सारी की सारी जो है वो किसमें परिमेय संख्याओं के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है जी। इसमें अपने अब आगे क्या देखेंगे, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले समृद्ध गुणधर्म दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्रम विनिमयता रहेगा दूसरा और तीसरा रहेगा साहचर्यता गुणधर्म। तो समृद्ध गुणधर्म पहले अपने देख लेते हैं। समृद्ध गुणधर्म का मतलब है कि जो संक्रिया आप लगा रहे हो संख्याओं के बीच में तो रिजल्ट भी उसी ग्रुप में से होना चाहिए। ठीक है। जैसे पहला ग्रुप है अपने पास पूर्ण संख्याएं। अब समृद्ध जो गुणधर्म है परिमेय संख्या आपको बता दिया कि पूर्ण संख्याएं किस में आती हैं, परिमेय में आती हैं। ठीक है। पूर्णांक किस में आते हैं, परिमेय में आते हैं। परिमेय संख्याएं के अंदर ही सारा आता है। तो ये जो समृद्ध गुणधर्म है ये किन किन पे लागू होता है, किन किन पे नहीं होता। चार संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लस माइनस गुणा और भाग, जो योग में घटाव में जिसको व्यवकलन भी कहते हैं, गुणा में और भाग में। तो समृद्ध गुणधर्म सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म कौन कौन सी संक्रियाओं में लागू होता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं योग में। ठीक है जी। पूर्ण संख्याओं में योग में समृद्ध गुणधर्म लागू होता है या नहीं। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है, पूर्ण संख्याएं होती हैं जी 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्याएं जो हैं ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपको क्या करना है, इनमें इस ग्रुप में से कोई भी दो संख्याएं लेनी है और उनके बीच में योग संक्रिया आपको लगानी है। ठीक है। योग संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर वो भी इसी ग्रुप में से है तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याएं योग में समृद्ध होती हैं। ठीक है। आप कोई भी दो संख्याएं इस ग्रुप में से ले लें और उनको जोड़ लें और देखें जो रिजल्ट आया वो इसी ग्रुप में से आता है कि नहीं आता। जैसे आपने ले लिया 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ा, आपने योग किया तो क्या आया 4। अब 4 भी इसी ग्रुप में होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं योग में क्या है, समृद्ध है। माइनस में इस ग्रुप में से कोई दो संख्याएं आप ले लें और उनके बीच में आप माइनस की संक्रिया लगाएं और देखें रिजल्ट इसी ग्रुप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ आपको। आपने यहाँ से लिया 2 और इसी में से लिया आपने 5 और बीच में लगाया उस आपने क्या, माइनस की संक्रिया लगाई, रिजल्ट आया माइनस का 3। अब 2 इसी ग्रुप में से है, 5 इसी ग्रुप में से है, लेकिन -3 इस ग्रुप में से नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए घटाओं में समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं होता है। समृद्ध गुणधर्म लागू नहीं होता है। गुणा में आप देख लीजिए, अब ऐसे ही करके आपको देखना है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। इनमें से दो संख्याएं उठाइए, गुणा कीजिए, क्या रिजल्ट इसी ग्रुप में से आएगा, बिल्कुल आएगा, सभी संख्याओं के लिए आएगा। इसलिए पूर्ण संख्याएं गुणा में समृद्ध होती हैं। भाग में नहीं आएगा। आप यहाँ से ले लें, 2 ले लें यहाँ से और 3 ले लें यहाँ से, बीच में क्या कर दे, भाग यानी बटा में लगा दिया हमने, तो क्या बना 2/3। अब 2/3 इस ग्रुप में नहीं है। इस ग्रुप में आपको 2/3 कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब है पूर्ण संख्याएं भाग में समृद्ध नहीं है जी, क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है। अभी पूर्ण संख्याओं के अपने चारों संक्रियाओं में देख लिया है। योग में समृद्ध है, घटाओं में नहीं है, गुणा में समृद्ध है और भाग में नहीं है। अब अपने देखते हैं पूर्णांक संख्याएं किन किन में समृद्ध है और किन किन में नहीं है। अब पूर्णांक संख्याओं का ग्रुप क्या होता है, 0, ठीक है जी, प्लस की सारी संख्याएं और माइनस की सारी संख्याएं, ये पूर्ण संख्याओं का ग्रुप है। तो योग में समृद्ध पूर्ण संख्याएं योग में समृद्ध होती हैं, घटाओं में नहीं होती हैं, गुणा में होती हैं और भाग में नहीं होती हैं। चेक कैसे करना है, इस ग्रुप में से कोई दो संख्याएं आपको लेनी है, उनके बीच में योग संक्रिया लगाओ, रिजल्ट जो आता है उसको इस ग्रुप में ढूंढो, यदि मिलता है तो समृद्ध है और नहीं मिलता है तो समृद्ध नहीं है। योग में समृद्ध मिलेगा आपको, घटाओं में नहीं मिलेगा, गुणा में मिलेगा और भाग में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। परिमेय संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं,
P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली परिमेय संख्याएं। पूर्ण में इनमें आ गई, प्राकृत और पूर्णांक सब इसमें आ गए। परिमेय संख्याएं योग में संवृत होती हैं, घटाओं में भी संवृत होती हैं, और ठीक है जी। तो परिमेय संख्याएं आपको योग में, घटाओं में और गुणा में संवृत मिलेंगी और भाग में संवृत नहीं मिलेगी। अब इसमें भी एक कंडीशन है, देखिए, अगर आप परिमेय संख्याओं में जीरो शामिल कर रहे हैं, यानी सभी परिमेय संख्याएं ले रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि भाग में संवृत नहीं है। अगर आप जीरो के अतिरिक्त परिमेय संख्याओं के लिए ये गुणधर्म लागू करेंगे तो उसके लिए ये भाग में भी संवृत है। यानी अगर जीरो को छोड़ देते हैं तो फिर ये चारों संक्रियाओं में संवृत है। जीरो का क्या खेल है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने कोई संख्या ली है 2 और बट्टे में आपने 0 ले लिया, भाई भाग देख रहे हैं ना, भाग की संक्रिया को अपने देख रहे हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं अगर आपने 0 लेते हो, ठीक है ना, तो 0 लेने के कारण ये जो है ये अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित आपको इस ग्रुप में नहीं मिलेगा, है ना। आपने क्या किया, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, आपने भाग का नियम लगाया, भाग की संक्रिया लगाई, भाग की संक्रिया लगाने से रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, अपरिभाषित, जो इस ग्रुप में नहीं है। तो 0 के लिए परिमेय संख्याएं भाग में संवृत नहीं है। अगर 0 आप छोड़ दें तो 0 के अलावा सभी संख्याओं के लिए भाग में भी संवृत है। ठीक है जी। अगला हमारा जो गुण है वो है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म। अब मैं क्रम विनिमेयता पहले आपको बता देता हूं कि कोई भी आप संक्रिया लगाओ, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, जैसे जोड़ के लिए देख लेते हैं, क्रम बदलने से अगर रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने क्रम बदला लेकिन रिजल्ट वही का वही है, तो इसका मतलब वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन करते हैं। ये मैंने योग संक्रिया के लिए दिखाया है। घटाओं में, गुणा में, भाग में कोई भी संक्रिया आप ले सकते हैं। आपने 2 कोई भी संख्याएं ली, उनके बीच में चारों में से कोई भी संक्रिया लगाई और क्रम बदलने से अगर रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वही रिजल्ट अगर वापस आ जाता है, तो इसका मतलब वो क्रम विनिमेयता का पालन करता है। क्रम विनिमेयता होती है अगर क्रम बदल दिया जाए तो उसके रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा होता है तो वो क्रम विनिमेयता का पालन करेगा। पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होता है कि योग में क्रम विनिमेयता का पालन होता है, घटाओं में नहीं होता है, गुणा में होता है और भाग में नहीं होता है। ठीक है। आपको एग्जाम्पल लेके समझाना चाहें तो योग का तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा। घटाओं में देख लो कि अगर आप 2 - 3 करते हैं, ठीक है ना, या 3 - 2 करते हैं, तो क्या रिजल्ट बराबर आता है। देखिए यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या बचा 1, तो बराबर तो नहीं आता। अगर घटाओं की संक्रिया में रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब घटाओं में ये पालन नहीं करता है क्रम विनिमेयता का। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी योग में करता है, घटाओं में नहीं, गुणा में करता है, भाग में नहीं। परिमेय संख्याओं के लिए भी योग में पालन करता है, घटाओं में नहीं करता, गुणा में करता है और भाग में नहीं करता। साहचर्यता का मतलब बता देते हैं। साहचर्यता का मतलब है ग्रुप बनाना, समूह बनाना। समूह अगर बदल दिया जाए, इसमें आपको 3 संख्याएं लेनी होती हैं, ABC। संक्रिया ली आपने योग की, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इनका समूह बना लिया और फिर आपने फिर यही 3 संख्याएं ली, इस बार आपने इनका समूह बना लिया। तो आपको पता है समूह के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको हल पहले करना पड़ेगा। तो B में C जोड़ के फिर A जोड़ो, या A में B जोड़ के फिर C जोड़ो, रिजल्ट कैसा आएगा, बराबर आएगा। भाई योग की संक्रिया में तो समान ही आएगा। अगर ऐसा ग्रुप बदलने से अगर रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसका मतलब वो साहचर्यता का पालन कर रहा है। ठीक है। पूर्ण संख्याओं में योग में साहचर्यता का पालन करता है, घटाओं में नहीं करता है, गुणा में करता है और भाग में नहीं करता है। पूर्णांक संख्याओं में योग में करता है, घटाओं में नहीं करता है, गुणा में करता है और भाग में नहीं करता है। और परिमेय संख्याओं में योग में करता है, घटाओं में पालन नहीं होता है, गुणा में होता है और भाग में नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये आपको इनका जो है वो गुणधर्मों के बारे में बता दिया। 3 गुणधर्म हमने इसके अंदर पढ़े हैं, संवृत और क्रम विनिमेयता और सहचार्यता। ठीक है, तीनों का आपको मतलब मोटा मोटा समझा दिया है। अब आप देखिए इसके
अगले चरण पे हम चलते हैं। जो हमारे इसमें काम की एक और चीज़ है, शून्य की भूमिका पर चर्चा अपने करेंगे। शून्य की भूमिका, तो शून्य को क्या कहा जाता है? शून्य को कहा जाता है योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक का मतलब होता है जो किसी पे प्रभाव नहीं डालता है। तो जीरो जो है, जीरो को आप किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए, ठीक है ना, चाहे किधर से भी जोड़ दीजिए, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये उसको वैसा का वैसा ही रखेगा। घटा दीजिए तो भी प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि घटाव की बात हम नहीं करें, हम खाली किसकी, योज्य यानी जोड़ की ही बात करेंगे। तो योज्य तत्समक अवयव शून्य क्यों है? क्योंकि ये योज्य होने पे, योग होने पे या जोड़ होने पे ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देता है। इसलिए शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। आप 2 में जोड़ लीजिए 0 तो भी 2 ही आएगा, -2 में जोड़ लीजिए 0 तो भी -2 ही आएगा, तो ये कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं एक की भूमिका पे। एक की क्या भूमिका रहती है? एक को बोलते हैं गुणात्मक तत्समक अवयव। गुणात्मक तत्समक अवयव। अच्छा, जैसे शून्य क्या था? योग में तत्समक था, योग में प्रभाव नहीं डालता था। वैसे ही एक क्या है? ये गुणा में प्रभाव नहीं डालता है। किसी भी संख्या से आप एक का गुणा करेंगे तो इस पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, उसको वैसा का वैसा छोड़ देगा। ठीक है जी। आपने 2 से गुणा किया एक को तो 2 आएगा, -2 से गुणा किया एक को तो -2 ही आएगा। तो ये गुणात्मक तत्समक अवयव है। इसके बाद परिमेय संख्याओं की वितरकता। वितरकता क्या होती है कि आपने एक ग्रुप है आपके पास a + b का, आपने a को a से इस ग्रुप को गुणा किया, तो a का जो गुणा है ये इस पूरे ग्रुप पर वितरित हो जाएगा। पहले a b पर वितरित होगा और फिर c पे वितरित होगा। तो a का गुणा होगा b पे, a का गुणा b के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इनके बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और फिर a का गुणा c में हो जाएगा। इसको बोलते हैं वितरण का गुणधर्म या वितरकता, इसको बोलते हैं। योग में भी ये लागू होता है। बाहर गुणा की संक्रिया है, अब इसका a में गुणा कर दो और फिर b में गुणा कर दीजिए, तो a गुणा b माइनस a गुणा c। तो इस प्रकार a का वितरण जो है वो यहाँ b + c था तो भी हो गया, और a का वितरण b - c है तो भी हो गया, ठीक है ना, a का गुणा हो रहा था। अब इसके बाद अपने इस प्रश्नावली में एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण पर को अपने करते हैं। उदाहरण का अभ्यास है। इसमें आपको जो गुणधर्म अभी बताए हैं, देखो इसको देखने से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अपने चारों का लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं और उस प्रकार से सॉल्व भी हो जाएगा। और इस प्रश्न में भी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि इसको आप किस विधि से हल करेंगे, है ना, किस तरीके से हल करेंगे। इसको हल करने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रश्नावली हमें, इसने अभी तक हमें संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म और साचर्य गुणधर्म के बारे में बताया है, तो उनका उपयोग करके इस सवाल को ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, तो उस पर चर्चा है। तो इसका हमने जो सामान्य जो तरीका है कि सबका लघुत्तम लेकर के और हल करने का, वो अपने नहीं अपनाएंगे। जो इस प्रश्नावली में दिया गया है उसकी सहायता से हल करने का प्रयास करते हैं। अब आप देखेंगे कि हम इसको जो है समूहन इसका कर सकते हैं, क्योंकि योग है तो योग में साचर्यता का गुणधर्म तो ये पालन करेगा। तो आप साचर्यता कह लो, या इसमें एक और गुणधर्म लगता है क्रम विनिमयता का। अगर आप इनका क्रम बदल देंगे, तो योग में तो क्रम विनिमयता का पालन होता है ना, तो आप क्रम बदल देंगे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हमें यहाँ पर क्रम बदलने की अनुमति है। 3/7 के साथ हम लेंगे इसको, ये लीजिए, इसके साथ हमने इसको लिया है। कारण है 7 और 21, क्योंकि इनका लघुत्तम जो है वो ज़्यादा आसानी से लिया जा सकता है। 6/11 को 6/11 को किसके साथ लेंगे? 5/22 के साथ में लेंगे, क्योंकि इनका लघुत्तम भी बड़ी आसानी से हम ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लघुत्तम लेंगे। अब इसका 7 और 21 का लघुत्तम पता है आपको, 21 आएगा। ठीक है, लघुत्तम ऐसी संख्या होती है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए। तो निकालने का तरीका बता देते हैं। पहली क्लास है कि जिन दो संख्याओं का आप लघुत्तम ले रहे हैं उसमें से बड़ी संख्या ढूंढ लो, ये रही।
और इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, इसके गुणज जो है वो गिनना शुरू कर दो। 21 एकम 21, 21 एकम 21 पर विचार करो, क्या 7 और 21 का भाग जाता है? जी हाँ, 7 का भी जाता है, 21 का भी जाता है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ी संख्या थी 21, इसका हमने पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, 21 एकम 21, और पहले स्थान पर ही हमें प्राप्त हो गया कि 21 में 7 का और 21 का भाग दोनों का जाता है। या कोई और विधि से अगर लघुत्तम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 21 में 7 का भाग दीजिए, आएगा उत्तर आएगा 3, और उस 3 का ऊपर वाले 3 में गुणा करेंगे हम, प्लस 21 में 21 का भाग दो, 1 का गुणा करेंगे -8 में। ये लीजिए, यहाँ आपको उसी विधि से 11 और 22 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 22। 22 में 11 का भाग दो 2 का गुणा हम करेंगे -6 में, और 22 में 22 का भाग दो 22 से एकम 22, तो 5 का गुणा करेंगे हम 1 में। 21 है, 3 तिया 9 प्लस 8 एकम 8, 22, 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम 5, 21 का 21, 9 प्लस माइनस -22, माइनस के 12 और प्लस के 5, 21 बचा 1, 22, 12 में से 5 गए माइनस के 7। यहाँ हम लघुत्तम लेंगे 21 और 22 का। 21 और 22 का लघुत्तम जो है हमें पता है, देखिए 21 और 22 जो है अभाज्य संख्याएं है नहीं, ठीक है। अगर आप इसको किस विधि से भी, अगर इस विधि से भी निकालना चाहें तो भी आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। इनका लघुत्तम क्या आएगा, देखिए यहाँ पर किसी का भी कॉमन भाग जो है वो जा नहीं रहा है, तो 21 का 22 से आप कर दो गुणा। 21 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा जी, गुणा ही कर लेते हैं पहले, 21 गुणा 22, लघुत्तम आ गया ना, लघुत्तम आ गया। इसमें आप 21 का भाग देंगे, इसमें 21 का भाग देंगे तो 21 21 कट जाएगा, 22 बचेगा, 22 एकम 22। इसमें आप 22 का भाग देंगे तो 22 कट जाएगा, 21 साता, वो अपने यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 21 दूना 42 का 2, 4 बचे आंसर, 21 दूना 42 और 4 46, ये 22 है, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है जी। आप माइनस कर लीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा, 462 माइनस का 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2 और 1 का 1, ये आपके पास उत्तर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 1 का अभ्यास हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अपने चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। जी, उदाहरण नंबर 2 को अपने यहां हल करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 और गुणा -14/9, ये आपको दिया गया है, इसका आपको गुणा करना है। तो वैसे तो देखिए बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाता है, सभी गुणा में है तो सभी अंश की राशियां जो है वो हर की राशियों से कट सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हम इस प्रश्नावली में हमने गुणधर्म पढ़े हैं तो हम गुणधर्म लगाने का प्रयास इसमें करते हैं। अब इसमें वही कि गुणा में भी क्रम विनिमयता का पालन होता है, सभी संख्याएं गुणा में है तो गुणा में क्रम विनिमयता का पालन होगा, तो आप इसके क्रम बदल के इसको आसान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसके पास आप इसको लीजिए, इसके पास इसको लीजिए ताकि 5 और 15 कट सकें, 4 और 16 कट सकें। 3/7 के साथ आप लीजिए -14/9 को, 14/9 को काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यह आएगा जी माइनस का 1/1, 3/4, 1/1 -2/3, ठीक है। ये फिर से अगर आप चाहो तो फिर से कट सकता है भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर क्या बचा देखिए -1, 1 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस ऊपर आया 1, नीचे है 1 2 1 1, यानी नीचे आएगा 2,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगले तीसरे उदाहरण पे अपने आते हैं। 2/3 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5 ये आपको दिया गया है। तो इसमें आप हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे तो ये जो गुणा की राशि है इसमें 3/7 और ये गुणा की राशि 3/7 इसमें दोनों में है, तो अपने इनको एक साथ लेकर कॉमन लेके करने का प्रयास करते हैं। 2/5 गुणा -3/7 इसके साथ ये रख लो आप -3/7 गुणा 3/5, ठीक है, इसको आप यहाँ रख लें और -1/14 को आप सबसे लास्ट में रख दें। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 3/7 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो आपने 3/7 को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2/5, 3/7 गया तो माइनस तो बचा ना, माइनस आप यहाँ लगा दीजिए। यहाँ 3/7 गया तो माइनस का क्या बचा 3/5 -1/14 आपके पास है। 3/7 उत्तम आया कितना 5, तो ऊपर -2 का -2 और -3 का -3, 5 है, 5 और 5 समान संख्या है तो लघुत्तम वही संख्या आ जाएगी। 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का -2 में गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा। 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, उसका गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, माइनस का माइनस हमने लगा दिया है। -1/14 3/7 5 माइनस का 3 और माइनस का ये हो गया -5 -1/14, ठीक है जी। आप इसमें काट दो आप 5 एकम 5, तो 1 का गुणा इसमें करोगे -3/7 आएगा, 3 एकम 3 और माइनस का माइनस 7 एकम 7 -1/14 आ गया। उत्तम आपने लिया कितना आएगा 14। 7 में 14 में भाग दो 7 का 2, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6, 14 भाग दो 1 और ये माइनस का 1 आ गया, माइनस का 7/14, 7 एकम 7 7 दूनी 14 -1/2, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हम हल कर लेंगे। इसके बाद अपने पास आती है प्रश्नावली, ठीक है जी। प्रश्नावली के प्रश्न हम हल करेंगे। 1.1 ये अपना 1.1 का पहला प्रश्न है। नीचे कुछ सवाल देगा, वो प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, गुणन संक्रिया के अंतर्गत उपयोग में लिए गए गुणधर्म अपने को बताने हैं, उनके गुणधर्मों का नाम अपने को बताना है, ठीक है। ये पहला सवाल है। आप इसमें ध्यान से देख पा रहे होंगे, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में आपको समझा दिया गया था, दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, क्रम बदल दिया गया है, जो दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे ले आए हैं, जो पहले पे था उसको दूसरे पे ले आए हैं। गुणा में है, क्रम बदल चुके हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है -4/5। तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, जब क्रम बदलने के बाद भी रिजल्ट सेम रहता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुणन में क्रम विनिमेयता है। ये क्या है, गुणन में क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता है, ये इसमें गुणधर्म लागू होता है। एक गुणधर्म इसमें और भी है, एक का आपको बताया, एक क्या होता है गुणा में तत्समक होता है। एक जो है एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। ये आपको इसमें गुणधर्म बता दिया गया है। ये अपने पास दूसरा प्रश्न है, -13/17 गुणा -2/7 है। -2/7 गुणा -13/17 बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है, यानी क्रम बदल देने के बाद भी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। बराबर है तो ये कौन सा गुणधर्म है भाई, ये क्रम विनिमेयता का गुणधर्म है, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म ये है, ठीक है। और तीसरा जो है इसके अंदर सवाल -19/29 है और गुणा 29/19 है, माइनस का बराबर में आता है 1, ठीक है। इसमें आप गुण बताते, इसमें देखिए प्रश्नावली में मुझे लगता नहीं है कि किताब के अंदर कहीं भी इस गुणधर्म की चर्चा की गई है। योज्य तत्समक 1 के बारे में तो बताया गया है, लेकिन एक जो चीज़ यहाँ पे और निकल के आता है वो अपने और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। योग में प्रतिलोम अलग होता है और गुणा में प्रतिलोम
अलग होता है, ठीक है ना। अब योग में किसी भी संख्या का जो है इसका प्रतिलोम क्या होगा, योग की बात कर रहे हैं, योग की बात करें तो यहां योग संक्रिया अपने लगाएंगे। किसी भी संख्या का योग में प्रतिलोम क्या होगा, जो उसका तत्समक अवयव लाके दे दे। कि हमने 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए, 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए, तो -2 जोड़ो। तो -2 2 का क्या है, योग में प्रतिलोम है, ठीक है जी। गुणा में प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी आपको संख्या दे दी, आप उसके साथ गुणा करेंगे, किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं, ऐसी संख्या का गुणा करो कि वो आपको गुणात्मक तत्समक अवयव 1 ला के दे दे। आपने लिया 2, किससे गुणा करें कि भाई 1 आ जाए, तो आप करो 1/2 से। तो 1/2 इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। -2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, 1/-2 से करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाए, 1 आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम और योग में प्रतिलोम, ये दोनों चीजें और आपको थोड़ा ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। गुणात्मक प्रतिलोम जो है गुणा होकर के और 1 बना दे, योग में प्रतिलोम जो जुड़ करके 0 बना दे, ठीक है। यानी योग का प्रतिलोम योग का तत्समक अवयव लेके आएगा और गुणा का प्रतिलोम गुणा का तत्समक अवयव लेके आएगा। अब आप देखिए ये क्या है, इस संख्या में किसी संख्या ने गुणा किया और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका गुणात्मक तत्समक अवयव। क्या आया, गुणात्मक तत्समक अवयव आ गया। गुणात्मक तत्समक अवयव जो ला रहा है वो क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो हमने हल कर लिया है, ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न इसमें बचता है, दूसरा प्रश्न है और वो कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से हम लिख सकते हैं 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, इसको 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट गुणा 4/3 लिखा जा सकता है। वो ये कह रहा है कि किस नियम की सहायता से लिखा जा सकता है, किस नियम की सहायता से आप इसको ये लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो ग्रुपिंग बदल चुकी है, पहले इनका समूह था, अब इनका समूह नहीं रहा, इसका और इसका समूह बन गया, है ना। जब समूह बदल जाए और रिजल्ट पे असर नहीं पड़े तो वो कौन सा गुणधर्म होता है, वो साहचर्यता का गुणधर्म होता है, साहचर्यता गुणधर्म होता है, या इसको बोलते हैं सहचारिता का गुणधर्म होता है। और गुणा में साहचर्य होता है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। तो ये साहचर्यता का गुणधर्म है, ठीक है जी। तो कक्षा 8 की ये पहली प्रश्नावली जो है वो हमने 1.1 हमने पूरी कर ली है। अगली वीडियो में इससे आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।